होते थे, एक प्राइमरी के होते थे, एक जूनियर के होते थे। अब वो कॉम्प्लेक्स स्कूल के तहत केवल एक हेडमास्टर होंगे, एक हेडमास्टर की नौकरी गायब की जाएगी। जो टीचर होता था, जूनियर की अलग वैकेंसी आती थी, प्राइमरी की अलग वैकेंसी आती थी। कॉम्प्लेक्स मर्जिंग सिस्टम में ये एक ही टीचर होगा जो जूनियर को भी पढ़ाएगा, जो प्राइमरी को भी पढ़ाएगा। वैकेंसियां समाप्त की जाएगी। इस एजुकेशन पॉलिसी से केवल विद्यार्थियों का सत्यानाश नहीं है, बल्कि इस एजुकेशन पॉलिसी से इस देश में जो हमारे बहुजन समाज के टीचर अध्यापक गण हैं, उनका भी इस देश में नौकरी खतरे में है। इस वजह से यह भयंकर समस्या है साथियों। हम विद्यार्थियों को और साथ में अध्यापक साथी को मिलजुल करके इस पर बड़ा आंदोलन करने की दिशा पर काम करना होगा। आपने हमारी बात सुनी, आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर सिद्धांत मौर्य जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय नर्मदा नागवंशी जी को। आप पवित्र धरती पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा नगर में जननायक कर्पूरी ठाकुर सभा मंच पर उपस्थित वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी प्रबुद्ध प्रबोधनकार, सभा मंच में उपस्थित भारत के मूल निवासी, SC ST OBC धर्म परिवर्तित लोग, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का विषय है
और उन्होंने इस तरीके से पेंशन खत्म की और हमारे लोगों का जीवन मुसीबत में डाला। दूसरी बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू किया उसने, और उस पॉलिसी के माध्यम से हमारे लोगों को आज 1,000-1,500 इतनी पेंशन मैंने कई रिटायरमेंट लोगों को मिलते देखा। और न्यू पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारियों से जो वसूली की, उनके वेतन से जो वसूली की जाती है वो 2,000, 3,000, 5,000, 7,000 इस तरह से वसूली की जाती है। और वह पैसा एक तो शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है या इस देश के पूंजीपतियों को उदारवाद के नाम पर दिया जाता है। इस देश के पूंजीपति जो इस देश से पैसा लेकर भागते हैं, जिसमें मेहुल चौकसी, नीरज मोदी, विजय माल्या और भी लोग इस देश का पैसा लेकर भागे हैं, वो ब्राह्मण शासकों की सहमति से और बैंक मैनेजरों की मिलीभगत से इस देश के करोड़ों अरबों रुपया लेकर के विदेश में भाग गए हैं, जिनको जाकर इस देश के शासक विदेशों में मिलते हैं। और अभी उसी सिलसिले में गौतम अदानी नाम का एक पूंजीपति अमेरिका के बैंकों से घपला करके भारत में आकर छुपा हुआ है, जिसको इस देश की सरकार के द्वारा संरक्षण दिया गया है। साथियों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 15-20 किलोमीटर के स्कूलों को एक ही स्कूल में मर्ज कर दिया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों से स्कूलों को बंद कर दिया जाना है। अभी वर्तमान में स्कूलों का निर्माण हो रहा है। यह हमारे लोगों से शिक्षा छीनने का कार्यक्रम है। SC, ST, OBC के बच्चों को शिक्षा न मिल सके और वो लोग बेरोजगारी में और यानी उनके लिए कुछ भी न रहे, शिक्षा से जागृति ना आ सके। खासकर OBC के लोगों में जागृति नहीं आना चाहिए। इसके लिए इस देश का विदेशी शासक डरता है, इसलिए वो और EVM के षड्यंत्र को छुपाने के लिए बैलेट पेपर की जागृति नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वो हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का कार्यक्रम चला रहा है और इसमें वो नई नीति ला करके इस कार्य को प्रभावित करता है। इतना कहकर मैं अपना प्रबोधन समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद माननीय नर्मदा नागवंशी जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय नारायण सिंह जी, जो कि केंद्रीय कार्यकारी समिति सभी साथियों को जय बोल निवासी। साथियों, ये जो एजुकेशन का मुद्दा है, ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर मनुष्य में से एजुकेशन को निकाल दो, शिक्षा को निकाल दो, तो वह एक जानवर की श्रेणी में आ जाता है। और इस शिक्षा को बहुजनों से दूर जो किया जा रहा है, उसका कारण कोई साधारण नहीं है, क्योंकि अब ये तो हम जो चर्चा कर रहे हैं इस समय, वो ज़्यादातर रिजल्ट पर कर रहे हैं। ये परिणाम है और परिणाम जो आता है उसका कोई ना कोई कारण रहता है। और कारण क्या है, इस पर हमें थोड़ा नजरिया डालना चाहिए
क्योंकि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 30 साल पहले की घटना को याद करें तो लखनऊ विधानसभा के अंदर 1993 में सपा और बसपा के विधायकों ने मिलकर जो है कांग्रेस और भाजपा के विधायकों की पिटाई की थी। और उस समय जो बिहार के गवर्नर होते थे केसीनाथ त्रिपाठी, उसको इतना तोड़ा गया था कि उसको स्ट्रेचर पर डालकर विधानसभा से बाहर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इस बात को, इस घटना को देखकर पूरे देश में चर्चा हुई कि अगर ब्राह्मण आज पार्लियामेंट और विधानसभाओं में पिट रहे हैं तो भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसी घटना को देखते हुए ब्राह्मणों में खलबली मच गई और वो जो सरकार थी सपा और बसपा की, उसके पीछे काशीराम जी का हाथ था और काशीराम जी के पीछे बामसेफ का हाथ था। तो आज जो रिजल्ट आ रहा है ये उसी घटना का परिणाम है। जैसे ही ब्राह्मणों के आरएसएस के विधायक वहां पर पिटे यूपी विधानसभा में, पिटने के बाद तुरंत पुणे के अंदर आरएसएस ने मीटिंग कॉल की और मीटिंग गोखले इंस्टीट्यूट में हुई और उसमें चर्चा हुई कि आखिर यह घटना कैसे घटी, इतनी बड़ी घटना, इसके पीछे क्या कारण है। जो लोग गुलाम थे आज उनमें इतना साहस कैसे पैदा हो गया। तो सारे ब्राह्मण कुल बुलाने लगे। तो आरएसएस ने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए। और आरएसएस कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, जिसमें लगभग 250 पीएचडी रिसर्च स्कॉलर नागपुर के अंदर हमेशा रिसर्च करते हैं, जिसमें सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सम्मिलित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये
के 41वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पहले दिन का अंतिम सत्र अभी चल रहा है और इस सत्र का विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना, सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है एक गंभीर चिंतन। नई शिक्षा नीति अथवा नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, आखिर ये जो शिक्षा है, इसे यानी नई शिक्षा नीति 2020 इसे लागू करने की आवश्यकता इनको क्यों पड़ी? भारतीय संविधान के माध्यम से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की गई थी और अभी भी हमारे कई अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती है। आखिर किस वजह से इन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया? सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है। साथियों, भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई जो चल रही है, दो नस्ल के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। यूरेशिया शुरू करूं फिर? व्यवस्थाओं के बीच में लड़ाई चल रही है। दो नस्ल के लोगों की अलग अलग व्यवस्थाएं, स्वाभाविक है। यूरेशियाई मूल के लोगों ने 4 वर्णों पर आधारित चातुर्वर्णी व्यवस्था प्रस्थापित की, सबसे ऊपर अपने आप को रखा, सारे हक अधिकारों का मालिक बन बैठा और सबसे नीचे भारत के मूल निवासियों को शूद्र वर्ण में रखकर उन्हें हक अधिकारों से वंचित किया। हमारे मूल निवासियों ने, हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई चातुर्वर्णीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। ये शह और मात की लड़ाई, शह और मात की लड़ाई मूल निवासियों और विदेशियों के बीच में आरंभ से ही, हजारों सालों से ही चली आ रही है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में, महापुरुष वही होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने उद्देश्य से कभी नहीं विचलित होते। उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन, और उस व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया। ये वही नगरी है, ये वही राज्य है। बिहार नाम से ही सार्थक है। तथागत बुद्धा की यह ऐतिहासिक भूमि, जहां से उन्हें जानकारी हुई कि इस देश में दुख का कारण क्या है, गैर बराबरी की व्यवस्था जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों ने निर्माण की, और उस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को समस्त हक अधिकारों से वंचित किया। सबसे बड़ा संगठन भिक्षु संघ का निर्माण किया, कार्यकर्ताओं के संघ का निर्माण किया साथियों। और भारत के मूल निवासी एक दिन आजाद हुए। उन्होंने अपना शासक सम्राट अशोक को बनाया
हम देखते हैं आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत 1 जनवरी सन 1848 में की, बालिका पाठशाला खोलकर। और उन्होंने पाठशाला खोलकर ही हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत क्यों की? उन्होंने कहा, और शिक्षा के कारण, अविद्या के कारण हमारी मति गई। और ये जो शूद्र वर्ण के लोगों को, जो यूरेशियन ब्राह्मणों ने शूद्र वर्ण में रखा, भारत के मूल निवासियों को, उनका पतन हुआ अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण। इसलिए उन्होंने स्कूल खोलकर हमारे आजादी के आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक 108 वर्षों के संघर्षों का परिणाम है भारतीय संविधान। हमारे महापुरुषों ने, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने मूल निवासी बहुजन समाज की आजादी का आंदोलन चलाया, उन्हें हक अधिकार दिए। लेकिन यूरेशियन ब्राह्मणों, जो विदेशी होता है विदेशीपन निभाता है, उन्होंने विदेशीपन का बखूबी पालन किया और उन्होंने हमारे हक और अधिकार खत्म करके हम पर गुलामी थोपने का काम किया। साथियों, भारतीय संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। लेकिन जिस दिन से लागू किया, उसी दिन से संविधान की अवमानना करने का काम इन्होंने शुरू किया। क्योंकि भारत के संविधान ने भारत के मूल निवासियों को डीएनए के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनमें से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये सारे भारत के मूल निवासी है। और इसकी वजह से यूरेशियन ब्राह्मणों ने भारत के मूल निवासियों के हक अधिकारों को खत्म करने का काम शुरू कर दिया, कानून बनाकर। साथियों, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन व्यवस्था हमारे समर्थन में नहीं है। व्यवस्था पर जिनका नियंत्रण रहता है, उनका नियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में रहता है। यहाँ तक कि भारत के संविधान पर भी उनका ही नियंत्रण है। उन्होंने भारत के मूल निवासियों के सारे हक अधिकार खत्म कर दिए। आज ये जो पेंशन, पुरानी पेंशन खत्म कर दी। कई लोग अलग अलग संगठनों के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, और जब चुनाव आता है तो क्या कहते हैं? वोट फॉर ओपीएस। इनडायरेक्ट वो ये कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ओपीएस लागू नहीं की उनको वोट दो, अर्थात कांग्रेस को वोट दो। बीजेपी ने लागू की, उसको वोट मत दो। उन्हें पता ही नहीं है दोस्त और दुश्मन की पहचान जागृति की पूर्व शर्त है। साथियों, मनमोहन सिंह जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया और उसको आगे चलकर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन को खत्म कर दिया। तो ये जो है भारत में, ये कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये जो खेल चल रहा है, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी खेल है। और हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये अलग है, वो अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है। साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 अभी जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने लेकर आया। इसके पहले 2009 में कांग्रेस ने लाया शिक्षा का अधिकार, जबकि शिक्षा का तो मौलिक अधिकार पहले ही भारतीय संविधान के माध्यम से दे दिया गया। और वो शिक्षा का अधिकार कहकर उन्होंने क्या किया? 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा खत्म कर दी, मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर दी। जिनके हाथों में स्लेट होना चाहिए, उनके हाथों में प्लेट थमा दिया। और जो बच्चा 2009 में एडमिशन लिया पहली में, वो जाकर के 2020 में कक्षा 12वीं में गया, कंपटीशन फाइट करने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसका मेरिट पहले ही खत्म कर दिया। बाद में फिर अभी जो केंद्र में नई सरकार आई, ये नई शिक्षा नीति 2020 लेकर
इसमें क्या प्रावधान है? जैसा कि हमारी जो कार्यकर्ता है उन्होंने बताया, क्या बताया? घड़े कैसे बनाते हैं ये शिक्षा दी जाएगी, बाल कैसे काटते हैं ये शिक्षा दी जाएगी। और इस तरह से 10वीं बोर्ड जो पहले हुआ करती थी अभी नई शिक्षा नीति में खत्म हो जाएगी। वो बच्चा इकट्ठे 12वीं बोर्ड की परीक्षा देगा तो वास्तव में वो क्या कंपटीशन फाइट करने के लिए वो तैयार हो सकता है? मजबूती आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से ये जो शिक्षा प्राप्त करके जो लोग, यानी जिस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण होता है वही उस समाज की गुलामी को खत्म करने का काम करता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे समाज से ये सारा सब कुछ खत्म करने का कार्य हमारा जो शत्रु है, निर्धारित शत्रु, वो कर रहा है। साथियों, अब आवश्यकता है आपको, हमको, हम सभी को मिलकर चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत 6247 जातियों में हमारे मूल निवासियों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, एक महाशक्ति का निर्माण करना होगा। और जब आप संगठित शक्ति का निर्माण कर दोगे, निश्चित रूप से हम इस देश के मूल निवासी यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। और बहुत जल्दी, समय और यानी सफलता के बीच में बस समय का अंतर है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय कंचन लता लांजेवार मैडम जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर माया शंकर कौशल साहब, जो कि एडॉप्शन इंचार्ज है बामसेफ बिहार से एवं केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य बामसेफ नई दिल्ली से। आप मंच पर आए और विषय के संदर्भ में संक्षिप्त में बात रखें। माननीय डॉक्टर माया शंकर कौशल साहब। साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 41वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रथम दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता कर रहे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर आसीन विद्वान वक्तागण एवं पूरे देश से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सभी मूल निवासी भाई और बहनों, साथियों, इस सत्र का जो विषय है उसमें 2 विषय रखा गया है। एक विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना, सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है, एक गंभीर चिंतन। इसके साथ दूसरा विषय भी क्लब किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, मैं अपनी बात दूसरा जो विषय है नई शिक्षा नीति उस पर रखना चाहता हूँ। साथियों, बामसेफ संगठन इस देश में केवल मात्र एक संगठन है जो भारत के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उस पर चर्चा करने का कार्य कर रहा है। बाकी किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा इस शिक्षा नीति का बहुजन समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर चर्चा नहीं की जा रही। पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विषय रखा गया था। साथियों, 2024 का राष्ट्रीय अधिवेशन बोधगया बिहार की धरती पर संपन्न हो रहा है और यह वही धरती है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहां से ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत पूरे दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया और बुद्धा को इसी ज्ञान की वजह से लाइट ऑफ एशिया कहा गया और भारत में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना बुद्धा के ज्ञान के प्रचार प्रसार के बाद हुई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अनेक जो विश्वविद्यालय भारत में बनाए गए, पूरे दुनिया में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बुद्ध काल में हुआ और आज इस बुद्ध की धरती पर हम एक उस शिक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए इकट्ठा हैं या चर्चा कर रहे हैं जो बहुजन समाज के लिए ये नई शिक्षा नीति डेथ वारंट लेके आई है। शिक्षा मनुष्य के विकास की जननी है। अगर मनुष्य को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका जीवन पशु से भी बदतर हो सकता है। आप भारत के इतिहास को जानते हैं, बुद्धा के पहले हम बहुजनों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। बुद्धा की समाप्ति के बाद बहुत दिनों तक इस देश के मूल निवासी बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। इस देश में यदि अंग्रेज ना आए होते तो हम लोगों को शिक्षा का अवसर प्राप्त ही ना होता। अंग्रेजों की वजह से हम लोगों को दोबारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और हमारे महापुरुषों ने जब शिक्षा प्राप्त किया, सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने हम बहुजनों को शिक्षित करने के लिए स्कूल की स्थापना किया। अंग्रेजी हुकूमत के सामने अनुदान की मांग किया। उसके बाद राजा छत्रपति साहू जी महाराज बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए शिक्षा में रिजर्वेशन की व्यवस्था किया और अंत में महामानव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को लिखित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब कहते थे, शिक्षा एक रोशनी है, यह रोशनी प्रत्येक मनुष्य के द्वार तक पहुंचनी चाहिए। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा मिलने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने संविधान में जो हम बहुजनों को रिजर्वेशन दिया, उसमें पहला रिजर्वेशन उन्होंने लिखा, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। उनको मालूम था अगर रिजर्वेशन में शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम बहुजनों को शिक्षा के जो संस्थान हैं उसमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर एंट्री नहीं मिलेगी तो जो हमारे अन्य संवैधानिक अधिकार हैं वो हम प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने पहला रिजर्वेशन एजुकेशन दिया और दूसरा रिजर्वेशन सर्विसेज दिया। आप जैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे वैसे आपको रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। फिर तीसरा रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आप चपरासी नियुक्त होते हैं, आपके अंदर हीन भावना होती है तो आपको प्रमोशन करने का भी अवसर बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन के माध्यम से दिया। और चौथा जो अधिकार दिया, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। आपको इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासक बनने के लिए राजनीति में जाना अनिवार्य होता है। तो इसलिए
पॉलिटिकल क्षेत्र में भी बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। ये रिजर्वेशन देने के पीछे बाबा साहब का जो मकसद था कि लोकतंत्र में जो सत्ता होती है, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। प्रथम 3 प्रकार का जो रिजर्वेशन है उसके माध्यम से हमारे लोगों को अवसर प्राप्त हुआ, लोग प्रशासन में गए, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, वकील बने। और चौथा जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, उसके माध्यम से लोग प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यह सब बाबा साहेब के संवैधानिक जो व्यवस्था के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया उसकी वजह से है। आज हम लोग जब प्रोफेसर बन करके, कलेक्टर बन के हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों को निर्देश देते हैं या सवर्ण लोगों को निर्देश देते हैं तो उनसे यह बात देखा नहीं जाता है। उन्होंने अनेक प्रकार के संविधान संशोधन किया। भारत में सभी लोगों को शिक्षा देने का अवसर संविधान देता है, लेकिन संविधान लागू होने के 70 वर्षों बाद आज भारत के क्या सभी नागरिकों को शिक्षा मिल रही है? भारत सरकार का ही आंकड़ा कहता है नहीं मिल रही है। साथियों, भारत देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा नीतियां बनाई गई। सबसे पहले 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई, फिर 86 में शिक्षा नीति बनाई गई, एलपीजी कानून 90 में आया, तो 92 में संशोधित शिक्षा नीति बनाई गई, जिसके माध्यम से शिक्षा का निजीकरण किया गया। मैं जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, उस विश्वविद्यालय में 14 कॉलेज सरकारी हैं और 650 कॉलेज प्राइवेट है। तो ये जो विषय है साथियों, स्कूल मर्जिंग करना, इसके पीछे शासक जातियों का बहुत बड़ा एजेंडा छिपा हुआ है। सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आपके संवैधानिक अधिकार खत्म करने के पीछे पहला जो शासक जातियों ने कानून लाया वो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और आज ये जो 29 जुलाई 2020 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री था, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की नई शिक्षा नीति को लागू किया और यह देश का भविष्य तय करने वाली नीति है, लोगों के विकास के अवसर प्रदान करने वाली नीति होती है। लोकसभा के पटल पर यह शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राज्यसभा के पटल पर शिक्षा नीति नहीं रखी गई, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी शिक्षा नीति पे नहीं हुआ और शिक्षा नीति को लागू कर दिया। और यह शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है आज बहुजन समाज के किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो पूरा ड्राफ्ट चर्चा के लिए कहीं लाया ही नहीं गया। अंग्रेजी में 450 पेज का है, हिंदी में 650 पेज का है, उसकी जो समरी है वो 80 पेज की है। आप उसको जो पढ़ेंगे तो पहले ही लिखा हुआ है 29 जुलाई 2020 को जो भारत की नई शिक्षा नीति लागू की गई, उसमें लिखा गया है भारत की ये नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों पर आधारित होगी। भारत की संस्कृति क्या कहती है कि जो शूद्र है, जो बड़े व्यवस्था में शूद्र है, उसको ना तो शिक्षा लेने का अधिकार है ना तो शिक्षा देने का अधिकार है। संविधान की वजह से बहुजन समाज के लोग शिक्षा भी ले रहे हैं और प्रोफेसर, टीचर्स बनकर शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। तो यह बात ब्राह्मणों के गले नहीं उतरती है। और आज
शासन प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुजन समाज के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण शिक्षा है। इसलिए ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने कोरोना काल में ये नई शिक्षा नीति जो लागू किया, उसके पीछे कारण है। स्कूल मर्जिंग एक मुद्दा है। इस शिक्षा नीति में बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा, ये प्राचीन संस्कृति भी होगी, अर्थात शिक्षा पर नियंत्रण, शिक्षा का संचालन शासक जातियों के नियंत्रण में होना चाहिए। शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पूरी शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। रिजर्वेशन खत्म। रिजर्वेशन यदि एजुकेशन में नहीं है तो सर्विसेज में रिजर्वेशन कहां से होगा? अपने आप सर्विस रिजर्वेशन खत्म। इसलिए साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। हम सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, उच्च शिक्षा में पीजी तक इतनी कम फीस है यूनिवर्सिटी में, हमारे लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। किसी बच्चे को इंजीनियर बनाना है, किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अगर उसे सरकारी संस्था नहीं मिलती है तो बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता। करोड़ों रुपए फीस है। एलपीजी के तहत शिक्षा का निजीकरण करने का कार्य जो 1992 से शुरू हुआ, उसमें स्कूलों को बंद करने का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि सरकारी स्कूल होगा तो बहुजन समाज को रिजर्वेशन होगा, प्राइवेट स्कूल होगा, निजी हाथों में स्कूल होगा तो आपको वहां पूरी फीस दिए बगैर एंट्री संभव नहीं है। इसलिए आप किसी भी जिले में सर्वे करो, प्राथमिक स्कूल एक बार जब विश्व बैंक ने पैसा दिया, अंतरराष्ट्रीय सहायता दिया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए, क्या सभी को शिक्षा मिल गई? तो शिक्षा ना मिले इसके लिए एक नया प्लान बनाया गया, स्कूलों को बंद करने का। कॉम्प्लेक्स जो स्कूल बनाने का मामला है, उसके पीछे रहस्य है। कई स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जा रहा है। उसके पीछे सरकार अपना तर्क दे रही है कि बच्चे नहीं हैं, संख्या कम है। अभी उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई। विपक्ष ने थोड़ा विरोध किया तो सरकार उस पर नहीं, हम बेहतर विकल्प तैयार कर रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बना रहे हैं, उसमें बेहतर सुविधाएं देंगे, लेकिन वो बंद हो रहा। महाराष्ट्र में 60,000 विद्यालय बंद करने की बात की गई, मध्य प्रदेश में 90,000 विद्यालय बंद करने की बात की गई। इस तरह से पूरे देश में सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय जो है टाटा बिरला अंबानी अडानी को दिया जा रहा है। और ये जब स्कूल सरकारी बंद हो जाएंगे, मर्जिंग के नाम पर आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो किस स्कूल में पढ़ेंगे? जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता मिल रही है। मैंने उदाहरण स्वरूप बताया कि किसी जिले का सर्वे करिए, अगर 100 स्कूल सरकारी है तो 1000 स्कूल प्राइवेट में खोले गए हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे सेकेंडरी के स्कूल हो, चाहे कॉलेजेज और डिग्री का यूनिवर्सिटीज हो। तो साथियों, बड़ा भयंकर षड्यंत्र है। समय कम है तो साथियों, इस शिक्षा नीति का जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, पहला कि इस शिक्षा नीति के द्वारा हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। कौशल विकास के नाम पर हमें पुराने जो जाति पेशे थे उसमें धकेलने का काम किया जाएगा। स्कूलों को मर्ज करके
प्राइवेट स्कूलों की बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हम बहुजन के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा। 2035 तक सभी सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको निजी हाथों में सौंपने का प्लान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। इस सबसे यदि बचना है तो साथियों हम बहुजनों को जगाना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व से आह्वान करना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार बहुजन विरोधी है, एक पंपलेट तैयार किया जाए और इसके लिए भारत के सभी जिलों में कार्यक्रम लगाए जाए और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए और इसके खिलाफ भारत बंद करने का भी प्लान किया जाए, क्योंकि यह शिक्षा नीति हम बहुजनों के लिए डेथ वारंट लेके आई है। अगर शिक्षा नहीं तो हमारी जागृति, हमारे लोगों को रोजगार, हमारे लोगों को सामाजिक जो अवसर है वो सब बंद होने वाला है। इसलिए साथियों शिक्षा नीति का पूरे देश में संगठन के माध्यम से विरोध किया जाए, इसके लिए भारत बंद किया जाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। आप लोग इसके समर्थन में साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल्यवास। धन्यवाद डॉक्टर मायाशंकर कौशल साहब, जो कि आपने शिक्षा नीति के बारे में, संगठन की क्या नीति हो, रणनीति हो, इसके बारे में और उसकी आवश्यकता के बारे में समझाया। अगले वक्ता के रूप में रहेंगे जो कि हमारे उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि थे, माननीय एम.जी. देव सहायम साहब, जो कि फॉर्मर इंडियन आर्मी से है और रिटायर्ड IAS हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, वर्चुअल रूप में बात में रखेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनके वीडियो के द्वारा इस अधिवेशन को संबोधित किया जाए। मान्यवर एम.जी. देव सहायम साहब। शुरू करूं फिर? स्टार्ट कीजिए सर। अच्छा, सबको नमस्कार। आपको इस रैली में मुझे बुलाने के लिए सबको नमस्कार। तो ये मैं तो आपका एक खास चीज के बारे में कुछ टाइम बात करना चाहता हूं कि आजकल जो है संविधान के बारे में, इलेक्शन के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रहे हैं, अखबारों में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहे हैं। अगर सारे जो बातें कर रहे हैं वो सारे उधर का बात हो रहा है तो असलियत बात नहीं हो रहा है। असलियत बात संविधान में अंबेडकर साहब ने जो रखा था कि सबसे कोर, सबसे मुख्य, सबसे जो अहम जो चीज था कि यूनिवर्सल सफरेज, हर एक सिटीजन को एक वोट, वही तो सबसे मूल्य, सबसे अमूल्य वो संविधान का जो बात था। तो उसका मतलब इसलिए था कि वो टाइम पे जब पार्लियामेंट, जब अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस हुआ था 30 जनवरी 1950 में, हम जो है हिंदुस्तानी, हर जो आदमी उस टाइम तो जिंदा था, मैं जिंदा था, मैं उसके पहले पैदा हो गया था, कि सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए हैं, किसी के गुलाम से आजाद सिटीजन बन गया। यही मतलब था वो वोट। वोट का मतलब ये है सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए हैं। उसके बाद जो है सरकार का आप स्लेव नहीं है, सरकार आपका ओबीडियंट है। उल्टा हो गया मामला। उस दिन तक सब्जेक्ट का ये था कि कोई हक नहीं था, जो सरकार हुक्म करता है, जो कानून करता है उसको पालन करना है और नहीं तो जेल जाना है। वो उस जिस दिन से संविधान लागू हुआ है ये मामला उल्टा हो गया। सरकार बनाने वाला आम आदमी, सिटीजन, सरकार सिटीजन का हुक्म सुनने का है। इसी का जो ताकत दिए हैं ये वोट, अम्बेडकर जी ने और लोग ने तो दिए हैं। मगर ये हो गए 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए। आज इलेक्शन का हालात क्या है? वो वोट आम आदमी से चोरी किया जाता है, चोरी किया जाता है।
खास तौर पर गरीब आदमी से, पिछड़े हुए लोगों से चोरी करके, मनमानी करके लोग मजाक करते हैं। ये हिंदुत्व एजेंडा, ये एजेंडा, वो एजेंडा, वो एजेंडा, वो बकवास करके लोगों को भटका करके फिर भी 20% आदमी भी उनको वोट नहीं डालते, मगर ये वो चोरी करके ये शासन में आ जाते हैं। शासन में आने के बाद सब बकवास चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो हिंदुत्व, ये वो, ये सारे चीज। तो ये चोरी पहले पेपर बैलेट में जो होता था, मैंने खुद इलेक्शन करवाया है, छोटा छोटा होता था बैलेट स्टफिंग, एक आधा बैलेट बॉक्स उसको इकट्ठे कर लेते थे, छोटा मोटा में हो जाता था। मगर अभी ईवीएम आने के बाद ये तो होलसेल चोरी हो रहा है। ईवीएम का इतना ही फर्क है, ये पहले तो छोटा छोटा होता था और दूसरा ये होलसेल चोरी हो रहा है। दूसरा ये चोरी जो है इसका, ईवीएम का बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हैकिंग की बात नहीं है, और हैकिंग नहीं हो सकता है तभी हम ईवीएम के खिलाफ है, क्योंकि ईवीएम से जो वोट करना जनतंत्र का खास जो है ना उसूल, बेसिक उसूलों के खिलाफ है। बेसिक उसूल ये है, वो पेपर बैलेट में है कि जो वोटर को मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था, सिटीजन सॉवरेन पावर, सारे डेमोक्रेसी में पावर जो है सिटीजन के पास है। वो 5 साल अपने पावर को, अपना सॉवरेनिटी को, अपना चुने हुए ईमानदार को देता है। वो देने के लिए बेसिक उसूल इलेक्शन में ये है कि उनको मालूम होना चाहिए, उनका नॉलेज, उनका दिमाग में उन्हें मालूम होना चाहिए, उनका आंख में देखना चाहिए कि मैंने, मेरा जो सॉवरेनिटी जो है, मेरा वोट जो है फलाना आदमी को दिया है, मेरा कैंडिडेट को दिया है, उसका ये सिंबल है। ये मशीन को मालूम होने की जरूरत नहीं है, पोलिंग ऑफिसर मालूम होने का नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मालूम होने का नहीं है, वोटर को मालूम होना है। पेपर बैलेट में को पता है, वो देखते उस पर स्टैम्प लगाते, 3 बार देखते। अभी सिर्फ वोटर को जो है डमी बना दिया, रोबोट बना दिया, जाके क्यू में खड़ा हो जाओ, एक बटन दबाओ, बटन दब गया, कहाँ गया क्या पता है, लगाया होगा, हो तो जब मशीन हो, अनहैकेबल मशीन हो। वैसे तो कोई मशीन दुनिया में अनहैकेबल हो ही नहीं सकता है, अगर समझ लीजिए अनहैकेबल भी है, वो हिंदुस्तान का बड़ा जुगाड़ करके अनहैकेबल कर दिया। फिर भी ईवीएम हमारे लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि ईवीएम के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरा वोट रजिस्टर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरा वोट काउंट नहीं हुआ मुझे नहीं पता। वो उसको ठीक करने के लिए ड्रामाबाजी बनाया उन्होंने 2013 में, बीजेपी वालों ने लाया जो वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर पे 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, मेरे ख्याल 90% लोग देखते नहीं है। चलो समझ लीजिए, देख लिया, अपना सिंबल देख लिया, नाम देख लिया, सर उसको काउंट करना चाहिए, तभी उसका मतलब है। जो जिसको तुमने देखा है उसको अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये दिखाने से फायदा क्या है। 420 इसमें हो रहा है, ये 10,000 करोड़ खर्च करके वीवीपैट मशीन सब में लगाया और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, हम पेपर गिनेंगे। 3-4 बार हम सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटकाया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिनने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो, मशीन के ऊपर भरोसा रखो, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखो, ये हमारे ऊपर भरोसा रखो। अरे किसी को भरोसा रख रहे हैं, वीवीपैट की क्या जरूरत है। तो ये फ्रॉड ये हो रहा है, ये वीवीपैट का फेलियर करवा दिया। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013-14 में, और 17-18 में जो है ये 2019 में सारे हिंदुस्तान में सारे में अटैक बना था। उससे भी इलेक्शन कमीशन में अंदर बैठ करके
2-3 लोग जो है 420 लेंगे, वीट पेट को जीरो बना दिया, हम वीट पेट को नहीं गिने और सुप्रीम कोर्ट से जापा लगा दिया, गिनने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि मिशन में लगा रहे हो, हमें कुछ नहीं पता मिशन के अंदर क्या हो रहा है, और वो दिखा रहे 7 सेकंड दिखा रहे हैं, जिसको दिखाया उसको नहीं गिनेंगे। हमारा ऊपर भरोसा रखो। ये क्या इलेक्शन है, ये किस चीज का इलेक्शन है? तो हमने एक बड़ा कमीशन बनाया सिटीजन कमीशन 2020 में, इसमें जीते इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हमने लाया और स्टडी किया ईवीएम को। उन्होंने साफ कह दिया है, वेरीफाइबिलिटी नहीं है और वोटर वेरीफाई नहीं कर सकता है कि उनका वोट ठीक तरह से लगा कि नहीं, लगने के बाद वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं है, रिकॉर्ड होने के बाद गिनती हुआ कि नहीं है। अगर वोटर को नहीं पता है ये फ्रॉड, ये ईवीएम इज अनफिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन। रिपोर्ट में है 220 में हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा, तो इसको डिस्कशन करो। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया है, पॉलिटिकल पार्टी इसको सीरियसली ले लिया है। फिर उसके बाद जो है ना उनको हमने सोल्यूशन दिया है। हमने तो ये डिमांड लगाया था कि ठीक है पेपर बैलेट में वापस जाओ, मगर पेपर बैलेट में कहते हैं पेपर बैलेट में नहीं करने का है। और हमने उनको कहा था कि देखो भाई पेपर बैलेट में नहीं जाना है तो इसी में इम्प्रूव कर लो। ये जो आप स्लिप दिखाते हो वो तो हाथ में दे दो, चेक तो उसी को ऊपर है, उसको हाथ में दे दो। वोटर जो है उससे बाक्स में लगाए और बाक्स को गिन लो। 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बाप का बजट मिलता है क्या? गिन लो, तस्दीक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो और दुनिया को बता दो। ये कहते नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। तो हमने इसलिए कहा कि ये तो मशीन को तो फ्रॉड करने के लिए रखा है, इसलिए मशीन को भरोसा करने का कर ही नहीं सकता है, इसलिए पेपर बैलेट को वापस जाओ। फिर कहते हैं पेपर बैलेट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पेपर बैलेट में करना जो है कोई क्राइम है, कोई कत्ल का क्राइम हो गया, बकवास करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर हमने कानून को देखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में साफ लिखा हुआ है अभी भी हिंदुस्तान का इलेक्शन पेपर बैलेट में करना चाहिए। सेक्शन 59 शैल इलेक्शन शैल बी हेल्ड पेपर बैलेट पर देखेंगे सेक्शन 59। फिर इसको 1991 में अमल किया था कि 61A एक नया सेक्शन लाया, उसमें ये लिखा हुआ है, वो भी पढ़ो। अगर किसी वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पेपर बैलेट में हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल वजह से हो नहीं सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या उस बूथों में हम ईवीएम में करेंगे। उसका इलेक्शन कमीशन रिटर्न ऑर्डर लिखना चाहिए, रिटर्न स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्लियामेंट में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली में 1000 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हुक्म लिखना चाहिए फलाना फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग सब इकट्ठे हुए बोध गया कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन ने बोध गया का ये वजह के वजह से बोध गया में जो है ना ये हम पेपर बैलेट से नहीं कर सकते, इसलिए ये किसी हुक्म का ये नोटिफिकेशन के पब्लिक नोटिफिकेशन करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं किया। ये सारे इलेक्शन पिछले कुछ साल से चल रहा है, ये सारे इलीगल है। तो अपना रूल कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में भी डिटेल में अभी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट का रूल्स में लिखा हुआ है कि ये पेपर बैलेट में कैसे वोटिंग करना चाहिए, पेपर बाक्स को कैसे बनाना चाहिए, पेपर बैलेट को कैसे बंद करना चाहिए, कैसे दस्तखत होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी भी लॉ और रूल ये कहता है हिंदुस्तान का वोटिंग सिस्टम पेपर बैलेट है। अगर नहीं हो पाए कोई वजह से लिखित रूप में हुक्म लिख करके उसको आप ईवीएम में सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सब लोग इकट्ठा करके इंस्टीट्यूशन इकट्ठा करके आम आदमी को फ्रॉड कर रहे हैं।
पीछे पिछले 5-6 साल पहले, 10 साल पहले छोटा मोटा गलतियां होता था, हमें पता है। ये गलतियां होता था आउटसाइड, बाहर का लोग करते थे, एंटी सोशल एलिमेंट करते थे, करप्ट लोग करते थे। अभी इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है, ये सारा हेरा फेरी इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं जो रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट कर रहा है, आरएसएस प्रोटेक्ट कर रहा है, मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट कर रही है, और अपोजिशन सवाल नहीं पूछता है। एक एकादशी मिला, 10वीं 15वीं मिला, खुशी होते बैठे हुए। तो मैं तो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जनतंत्र है इसलिए गरीब लोग जिंदा है हिंदुस्तान में। ये नीचे तबके लोग जो है जिंदा है, डेमोक्रेसी की वजह से जिंदा है। अमर्त्य सेन ने कहा है कई साल पहले, फेमस इकोनॉमिस्ट कहा है, अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होता आधा पॉपुलेशन अभी तक मर जाता। तो वही चल रहा है अभी, गरीब लोगों का, ये जो नीचे वर्ग के लोगों का आवाज को खत्म करके उनको मारो। फिर कुछ अमीर लोग जो ना, कितना अरबों लोग जितना बंद आपको 10 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया लूटो, उतने पीट कर लो, आप सवाल नहीं बोल सकते। मैंडेट को चोरी कर लिया, क्योंकि आपका मैंडेट का जरूरत नहीं है, आपको वोट कोड का जरूरत नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चर कर देंगे। और कोई मैन्युफैक्चरिंग में कमी रह गया, खरीद लेंगे, हो गया, अब क्या जरूरत है। तो हिंदुस्तान ये डेमोक्रेसी गणतंत्र जो है बहुत खतरे में है, और खतरे जो है आम आदमी के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो रैली जो चल रहा है आपका, आप ध्यान रखें। और हमने इसको कई साल से पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को टेक करके लिखा है, वो सीरियसली टेक नहीं कर रहे, वो भी अपना पावर सेव करके मजा कर रहे। डेमोक्रेसी के बारे में उसका कोई मकसद नहीं है। आम आदमी के हाथ में है डेमोक्रेसी को बचाना नहीं बचाना। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग सोच लीजिए, अगर जनतंत्र को बचाना है तो बचाइए, नहीं तो ज़्यादा दिन हिंदुस्तान में गणतंत्र नहीं रहेगा। ये तो हमारा महाभारत टाइम तक खत्म होने वाला है, हम जल्दी चले जाएंगे। मगर ये देश जो है आज़ाद और डेमोक्रेटिक रहेगा, तो आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद। येथे रिटायर्ड IAS माननीय MG देव सहायम सर, धन्यवाद सर। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय गोरखनाथ वेताल सर, राष्ट्रीय महासचिव बामसेफ एवं RMBKS नई दिल्ली। माननीय वेताल सर। साथियों, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 41वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के ये पहले दिन का तीसरा सत्र है और प्रबोधन सत्र दूसरा है। जिस सत्र में चर्चा के लिए विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन न करना, सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा को नष्ट करने का मुद्दा है। एक गंभीर चिंतन अथवा नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल मर्जिंग करना और शिक्षा सुधार के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद करना एक गंभीर षड्यंत्र है। साथियों, इन दोनों विषयों पर बात रखते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, विश्व रत्न महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन के बदौलत हम लोगों को संविधान मिला। इस संविधान में इस आंदोलन के रूप में हम लोगों को अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट मिले, जैसे कि सभी लोगों को
मुफ्त में शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरियों में, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण मिला। ये सब हासिल करने का समान अवसर मिला, सभी जगह पर समानता का अधिकार मिला। इसके साथ साथ शोषण से मुक्ति, सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति, और ये सारे अधिकार बचाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, हमारे हक और अधिकार बचाने के लिए अपनी बात रखने का, समझाने का, संगठन बनाने का, आंदोलन करने का, ये सारे के सारे जो अधिकार है, ये सारे अधिकार हम लोगों को संविधान के बदौलत मिले, संविधान में मिले, हमारे महापुरुषों ने चलाए हुए आंदोलन के बदौलत मिले। ये सारे अधिकारों का हम लोग उपयोग कर सके, हम लोगों को ये अधिकार मिले, इसके लिए भी संविधान ने एक तंत्र को अपनाया। वो संविधान में अपनाया हुआ तंत्र जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र से ही हम लोगों को ये अधिकार हासिल हो सकते हैं। साथियों, ये जो संविधान में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का मतलब है संख्या के अनुपात में शासन को चलाने के लिए, सभी व्यवस्था को चलाने के लिए, संविधान को अमल करने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार। लोकतंत्र का मतलब है संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। अगर हम इस लोकतंत्र के द्वारा संविधान में दिए हुए हक और अधिकारों को हासिल करने का प्रयास करते हैं, हासिल करते हैं, तो केवल और केवल प्रतिनिधित्व के तौर पर, प्रतिनिधित्व के रूप में ही उसको हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रतिनिधित्व के द्वारा हम लोग हमारे भविष्य का और हमारे वर्तमान का निर्णय कर सकते हैं। तो वर्तमान का और भविष्य का निर्णय करने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के रूप में है। वास्तविक दृष्टि से अगर हम इस प्रतिनिधित्व को समझते हैं तो प्रतिनिधित्व का मतलब है लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में सहभागी होना। लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में सहभागी होने का मतलब है 85% जो लोग हैं वो अगर लोक संख्या के अनुपात में शासन सत्ता में जाएंगे तो उनका बहुमत बनेगा। बहुमत बनेगा तो बहुमत के आधार पर ये जो 85% के संख्या के लोग हैं वही शासन सत्ता में आ जाएंगे, उनके हाथों में ही ये सत्ता आएगी। तो भारत में, वास्तविक भारत के व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र का मतलब है बहुजन तंत्र। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ अगर हम निकालते हैं प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रतिनिधित्व लोक संख्या के आधार पर है, और लोक संख्या जो है, जनसंख्या जो है बहुजनों की ज्यादा है। तो अगर जनसंख्या के अनुपात में और जनसंख्या के आधार पर अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुजन तंत्र है। तो लोकतंत्र ही बहुजन तंत्र है। तो ये जो बहुजन तंत्र है, लोकतंत्र है, एक साथ बहुजन तंत्र और लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ जीवित नहीं रह सकते, एक साथ दोनों नहीं चल सकते। अगर लोकतंत्र चलाना है तो बहुजन तंत्र चलेगा, अगर बहुजन तंत्र चलेगा तो ब्राह्मण तंत्र नहीं चलेगा, ब्राह्मण की सत्ता नहीं रहेगी, ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ब्राह्मण ये सोचता है, उसको इसका अर्थ समझता है कि लोकतंत्र का मतलब बहुजन तंत्र है, बहुजन तंत्र का मतलब है बहुजनों की सत्ता है, 85% लोगों की व्यवस्था है, तो ब्राह्मणों की व्यवस्था का खात्मा हो जाएगा। तो ब्राह्मण ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका वर्चस्व खत्म हो, उसकी व्यवस्था खत्म हो। तो वो लोकतंत्र को खत्म करता रहेगा। लोकतंत्र खत्म करने के लिए वो प्रतिनिधित्व को खत्म करेगा। तो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का खत्म करने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म करना। तो
तो बहुजन तंत्र को ही, लोकतंत्र का समाप्ति से ही बहुजन तंत्र की समाप्ति हो सकती है। और लोकतंत्र को खत्म करना है तो प्रतिनिधित्व को खत्म करना होगा। प्रतिनिधित्व को खत्म करने के लिए, प्रतिनिधित्व संविधान ने हम लोगों को कहां दिया है? प्रतिनिधित्व हम लोगों को दिया है फंडामेंटल राइट के तहत। शिक्षा में प्रतिनिधित्व है, सभी शिक्षा संस्थाओं में हम लोगों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहेगा, ताकि बहुजन समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख कर वो होशियार हो जाए। और वो अगर होशियार हो जाते हैं तो वो अपने हक अधिकारों को पा सकते हैं, लोकतंत्र के जरिए उसको हासिल कर सकते हैं, जिसके आधार पर ब्राह्मण तंत्र को खतरा है, ब्राह्मण तंत्र समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जो लोकतंत्र में हम लोगों को प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व हम लोगों को शासन और प्रशासन में है। शासन और प्रशासन का मतलब है प्रशासन में जो नौकरियां है, उस नौकरियों में संख्या के अनुपात में लगभग 85% हिस्सेदारी जो है बहुजन लोगों की है। अगर 85% लोग सभी प्रकार के शासन और प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन के सभी व्यवस्था में जाते हैं, तो इन्हीं लोगों का प्रशासन होगा, इन्हीं लोगों के हाथ में प्रशासन का यह दूसरा स्तंभ भी होगा। तीसरा जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम लोगों को कानून बनाने का अधिकार है। हम हमारे लिए ही संविधान के दायरे में रहते हुए कानून बनाएंगे, तो ब्राह्मण अपने हितों के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने के लिए लोकतंत्र में सक्षम नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब है प्रतिनिधित्व जो है हम लोगों को शिक्षा के आधार पर, नौकरी के आधार पर एवं पॉलिटिकल व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र के सभी पिलरों पर कब्जा करने के लिए ही प्रतिनिधित्व है। और अगर वास्तविक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिलता है तो ये लोकतंत्र बहुजन तंत्र में, बहुजन व्यवस्था में 85% लोगों की व्यवस्था में रूपांतरित होता है। और ब्राह्मण तंत्र, ये लोकतंत्र लागू होने से, प्रतिनिधित्व लागू होने से, शिक्षा मिलने से, सभी को संख्या के अनुपात में नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलने से ये जो लोकतंत्र है, ये बहुजन तंत्र में, बहुजन व्यवस्था में, बहुजन को शासक वर्ग बनने में रूपांतरित होता है। और ब्राह्मण तंत्र खत्म होता है तो ब्राह्मण जो है ये व्यवस्था लाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा, इसको खत्म करने की व्यवस्था करेगा। इसी के लिए वो 70 साल से प्रयास करते हुए उसने हमारे जो प्रशासन तंत्र है, प्रशासनिक प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया, रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और जो रिजर्वेशन थोड़े बहुत संख्या में, थोड़ी बहुत मात्रा में लागू था, उसको पूरी तरह खत्म करने के लिए उसने प्राइवेटाइजेशन का सहारा लिया, निजीकरण का सहारा लिया, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आउटसोर्सिंग लाया, गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लाया, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर था, जो सार्वजनिक संस्थाएं थे, उन लगभग 350 संस्थानों का 350 जो कंपनियां थी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की, उन सभी कंपनियों का लगभग 100% प्राइवेटाइजेशन करने का काम जो है पिछले 30 साल से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उन्होंने लगभग पूरा किया है। अभी किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी को भी नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं बची हुई है। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रशासनिक प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर दिया। उसी के साथ साथ ईवीएम लाया। उसके पहले भी वोटों की चोरी करना है, पैसा का उपयोग करना है, गुंडागर्दी का उपयोग करना है, इसके आधार पर उन्होंने हमारे जो निर्णय बनाने की प्रक्रिया है, शासन में जाने की प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करते हुए जब हमारे लोग 40-50 साल में पढ़ लिख कर होशियार हो गए और उनको अपने हक अधिकारों को बचाने का जानकारी हुई, तो वो लोगों को भी उन्होंने, जब वो होशियार हो गए, अपनी सत्ता बनाने के लिए काबिल हो गए, तो उनकी काबिलियत को नष्ट करने के लिए उन्होंने आखिर ईवीएम लाया। और ईवीएम के आधार पर वो अपने वोटों को चोरी करते हुए अपने ही पार्टियों के पक्ष के लोगों को चुनकर लाते हैं, जो कि हमारा पब्लिक का अधिकार है, 85% लोगों का अधिकार है। ईवीएम के द्वारा उन्होंने उस प्रतिनिधित्व को भी खत्म कर दिया। अभी वो अंतिम दौर पर है कि हम लोगों को ना ईवीएम के बारे में समझे, ना असली प्रतिनिधित्व के बारे में समझे। अगर वो शिक्षा के अधिकार को भी खत्म कर देते हैं तो हम इसके काबिल भी नहीं रहेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, संविधान क्या है, हमारे हक क्या है।
उन हक अधिकारों की समझ में हम लोगों को ना रहेगी। जबकि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का कहते हैं, विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त के बिन हम सारे शूद्र जो है गुलामी में फंस गए। तो जब हमारी विद्या ही चली जाएगी तो इस गुलामी से, इस बद्तर अवस्था में निकलने की कोई ताकत भी हमारे में नहीं रहेगी। दीर्घकाल के लिए हम गुलाम बन जाएंगे। तो दीर्घकाल के लिए हमको लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन लोगों ने जैसे ही हम लोगों को ये नई शिक्षा जो है लॉकडाउन में लाई, और नई शिक्षा ये उनका ये षड्यंत्रकारी हथियार है, जिस हथियार के द्वारा हम लोगों को शिक्षा से वंचित करते हुए वो जानवर बनाना चाहते हैं, सभी प्रकार के मानवीय हक अधिकारों से वो वंचित करना चाहते हैं। जिसके लिए एक एक राज्य में 80,000 है, 50,000 है, 29,000 है, 27,000 है, कई सारे आंकड़े हम गिनते हैं। इन प्राइमरी स्कूलों को दर-बे-दिन बंद कर रहे हैं। 65,000 स्कूलों को महाराष्ट्र में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेट लोगों को देने का भी उन लोगों ने काम किया। इसका मतलब है कि वो केवल शिक्षा के सुधार के नाम पर सारी शिक्षा के प्रणाली को निजीकरण के नाम पर वो खत्म कर देना चाहते। कोई बच्चा 85% लोगों को कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं जाए, इसकी व्यवस्था वो करना चाहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे प्रोविजन और योजनाओं को अगर हम समझते हैं तो इससे दिखाई पढ़ाने का, वो सिखाने का काम किया जाएगा, कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है। उच्च शिक्षा संस्थाओं का पूरा के पूरा प्राइवेटाइजेशन का प्लान जो है उसमें किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देने का, न्यू शब्द जहां लगा है, न्यू पेंशन है, न्यू एजुकेशन है, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यू का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है उसको बंद करना, और न्यू का मतलब नो है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है नो एजुकेशन पॉलिसी। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब है नो पेंशन स्कीम। ना कोई शिक्षा मिलेगी, ना कोई नौकरी मिलेगी, ना कोई पेंशन मिलेगी। इस तरीके की व्यवस्था वो कर रहे हैं। साथियों, पिछले 5 साल में सरकारी नौकरियों में लगभग सरकारी और पब्लिक अंडर सेक्टर में एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहता है पिछले 5 साल में पब्लिक अंडर सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में 1,40,00,000 नौकरियां कम हो गई। लगभग 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ नौकरियां को खत्म कर दिया गया है। लिया हुआ जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के आधार पर जीवित का अधिकार, वो अधिकार भी खत्म हुआ है। तो संवैधानिक कोई भी अधिकार आज की तारीख में नहीं बचा हुआ है। अगर ये गुलामी पूर्ण गुलामी में रूपांतरित होती है तो क्या अवस्था होगी हमारे लोगों की? केवल एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को क्या अवस्था होगी हमारे लोगों की इस व्यवस्था में, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों, ये न्यूज है राजस्थान के 10 जिलों की। राजस्थान के 10 जिलों में क्या अवस्था है हमारे लोगों की? जिन लोगों को नौकरी नहीं है, जिन लोगों को वेतन नहीं मिलता है, ऐसे असहाय लोगों को क्या करना पड़ता है? साथियों, ये न्यूज कहती है, इसी साल की न्यूज है, 2 महीने पहली ये न्यूज आई थी, लीज पर बिक रही है बेटियां, कर्ज उतारने के लिए माता पिता ही इसको बेच रहे हैं। कर्ज उतारने के लिए, अपना पेट पालने के लिए हमारे समाज के लोगों को, अपनी नाबालिग बेटियों को, 8 साल की बेटियों को, 10 साल की बेटियों को 10 लाख में, 20 लाख में, 8 लाख में, 2 लाख में, 50,000 रुपए में साल भर बेचना पड़ रहा है। ये अवस्था है हमारे समाज की। इस बदतर अवस्था को, गुलामी को लाकर इन ब्राह्मणों ने इस गुलामी में हमारे समाज को लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ क्या है? ये हमारे समाज की अवस्था है। दूसरी तरफ इन कंपनियों को बेचकर जो उद्योगपति है, उन उद्योगपतियों की, ब्राह्मणों की क्या अवस्था है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, ये भी एक 20 नवंबर 2023 की न्यूज है। भारत के केवल 10 उद्योगपतियों के पास 109 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। मतलब भारत के सालाना आय के 2.5 गुना संपत्ति केवल 10 लोगों के पास है। एक तरफ ब्राह्मणवादियों, उद्योगपतियों की यह स्थिति है
और हमारे समाज की ये स्थिति है। ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना कोई जीने की इस तरीके की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति को उन्होंने लाकर रखा है केवल इसलिए कि अगर आपके प्रतिनिधित्व को खत्म कर देते हैं, लगभग खत्म कर दिया है, तो आपको दीर्घ गुलाम बनाया जा सकता है। यह षड्यंत्र है इसके पीछे। इस षड्यंत्र को हमको समझना होगा। अगर इस षड्यंत्र को हम नहीं समझते हैं और हमारे समाज को ना इसके लिए जागृत करते हैं, ना बताते हैं, तो हमारे आंखों के सामने हम हमारे बहू बेटियों की, माताओं की, बहनों की इज्जत जो है नीलाम होगी। ना आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। ऐसे जीने से जीने का भी क्या मतलब है? अगर ऐसी जिंदगी हमारे लिए परसी हुई है, हमारे लिए आगे है, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या मतलब है? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हमारे समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते अगर हम शहीद भी हो जाए तो कुछ नहीं है। इस तरीके की लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी, सोच समझकर लड़नी होगी, संविधान के दायरे में लड़नी होगी। इसके लिए ये सारे हक अधिकारों को बचाने के लिए जो समय समय पर भारत बंद किया जाने वाला है, उसके लिए हम लोगों को जिद्दोजहद करते हुए हर व्यक्ति के पास जाना होगा, हर घर में जाना होगा, हर बहुजन समाज के पास जाना होगा, उसको जागृत करना होगा और इस गुलामी को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास करना होगा। जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को आगे की दिशा देंगे, उस पर हमें 100% अमल करना होगा। ऐसा करने के लिए और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सभी लोग प्रयासरत रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं अपनी बात यहां पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल्य निवासी, जय भारत। धन्यवाद माननीय वेताल सर। वक्ताओं की अगली कड़ी में माननीय PN सोलंकी सर, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, नई दिल्ली, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूं। सर आए और अपनी बात रखें। साथियों, वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब, आज के इस विषय के ऊपर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान प्रबुद्ध जन, इस विषय के विषय वस्तु विशेषज्ञ महानुभावों, सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। साथियों, आज का जो विषय है पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वां वेतन आयोग का गठन ना करना। साथियों, पुरानी पेंशन 2004 से समाप्त कर दी गई है। भारतीय संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 37, 38, 39 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तो सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से हमारे समाज के जो गरीब, दुर्बल, लाचार वर्ग है, इनकी सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट जब रिटायर होता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा भी इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत निहित है। तो उस पेंशन के माध्यम से उनकी बीमारी की सुरक्षा, पौष्टिक आहार की सुरक्षा, घूमने फिरने की, वृद्धावस्था की, ये सारी की सारी गारंटी होती है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक स्लोगन दिया है, शिक्षित बनो, तो उसके विरोध में ब्राह्मणों ने शिक्षा से वंचित करने का जो महाअभियान चला रखा है। और अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने स्पष्ट पहले पेज पे लिखा है कि हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार पे वो होगा। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या है? अभी हमारे लोग संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से
शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। और अगर स्कूल में एक शिक्षक 30 बच्चे को अगर एडमिशन देता है एक साल में, तो लगभग 30 साल की सेवा में 900 बच्चों को पढ़ाता है। अब 900 बच्चे अगर पढ़ के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, व्यापार व्यवसाय में जाते हैं तो देश को और समाज को कितना सशक्त और समृद्ध बनाएगा। इसके विपरीत हम प्राचीन भारतीय संस्कृति का अगर आज के शिक्षक कितने लोगों को एवरेज करता है? 900 लोगों को करता है। और उनसे महान हुए हैं द्रोणाचार्य, उन्होंने बताया 5 को ही पढ़ाया। उनसे एक और महान हुए हैं सांदीपनी, उनके पास 2 ही बच्चे हैं। तो वो जो 4 बच्चे, 5 बच्चे और 2 बच्चे पढ़ाए जिंदगी भर उन्होंने, वो किस वर्ग के थे, कौन थे? तो उसी व्यवस्था को वो हमारे ऊपर धीरे धीरे थोपने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। दूसरा जो मामला है 8वां वेतन आयोग का गठन ना करना, तब उसके विषय में 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके तत्काल बाद ही घोषणा की जा चुकी थी सरकार के द्वारा कि अब 8वां वेतन आयोग गठित नहीं होगा। अब ये वेतन आयोग क्या है साथियों? उदाहरण के लिए अगर मान ले कि किसी कर्मचारी को 10,000 वेतन है तो उसमें स्लैब होता है 10,000 से 20,000 तक। तो 500 रुपए का मान लो इंक्रीमेंट और 500 रुपए के लगभग उसका साल भर का महंगाई भत्ता, वो जुड़कर 10 साल के लगभग वो 20,000 पे पहुंच जाता है। और 20 साल में जब महंगाई भत्ता, इंक्रीमेंट और स्लैब जो बेसिक है वो बराबर हो जाता है तो उसके बाद उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, वो उतना ही वेतन पे आगे, उसी वेतन पे रहेगा, आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में हर 10 साल में वेतन आयोग का निर्णय लिया गया। अब ये जो 8वां वेतन आयोग नहीं बनाने का अभी 2024 लगभग खत्म हो चुका है और 26 में पूरे 10 साल हो जाएगा। ये 2016 तक 7वां वेतनमान लग गया था 2016 में। अब ये अगर 19-20 में 8वां वेतन आयोग का गठन होता, वो सारी पिछले वेतन का विश्लेषण करता, आगामी वेतन में क्या महंगाई होगी, कौन से ग्रेड होंगे, कौन से पद होंगे, तो लगभग 5 साल में उसको सिफारिश करना पड़ती है। आयोग को 5 साल लगता है। अब 24 खत्म हो चुका है, 25 और 26 2 साल, तो अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। अगर आज भी अगर आयोग का गठन होता है तो 5 साल उसको अपनी सिफारिश देने का मौका मिलता है, 5 साल लगेंगे। और फिर उसने सिफारिश अगर दे भी दी तो गवर्नमेंट को 2-3 साल उस पर विचार विमर्श करने में, निर्धारित करने में उसकी कमेटी बनती है, उसके गुण और दोष को देखा जाता है, क्या कमियां। फिर अलग अलग केडर के जो कर्मचारी है वो मांग करते हैं हमारे केडर को फायदा नहीं हुआ, उनको ज्यादा दिया, पिछले वेतनमान में हम उनके समकक्ष थे लेकिन इस वेतन आयोग में हमको पीछे रख दिया, उनको आगे कर दिया। तो उनकी जो आपत्तियां हैं वो लेना पड़ती है। तो साथियों इस हिसाब से उनको 5 साल पहले वेतन आयोग की घोषणा करना थी और वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद वो 26 या 25 में सिफारिश पेश करता है तो ये 26 के बाद 8वां वेतनमान लागू होता और उनको फायदा मिलता। अब ये 8वां वेतनमान की कोई संभावना नहीं है। कई क्षेत्रों में वेतन के माध्यम से, अभी शिक्षक का वेतन, तो अभी ये तो 8वें वेतन की आप बात कर रहे हैं।
अभी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करते हैं तो 2016 के बाद जो नियुक्तियां हुई है उनको 100% वेतन नहीं मिलता है। उनको प्रथम वर्ष 70% वेतन, दूसरे साल 80% वेतन, तीसरे साल उनको 90% वेतन और पांचवें साल उनको 100% वेतन। और इसका मतलब क्या? मान लो 10,000 वेतन है तो उसको पहले साल में 10,000 वेतन नहीं मिलेगा, उसको 10,000 का 70% वेतन मिलेगा। दूसरे साल में 10,000 का 80% वेतन मिलेगा और पांचवें साल में उसको 100% वेतन मिलेगा। इसका क्या मतलब? और ये 4 साल तक उसको किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट भी नहीं दिया जाएगा। एक शर्त और उसमें जोड़ दी, अगर आपने 4 वर्ष तक परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न की तो ही आपको सेवा में रखा जाएगा, अन्यथा आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, इस तरह का षड्यंत्र है। काम करने के बदले जितना वेतन होना चाहिए वो ही नहीं दे रहे हैं, तो 8वें वेतन आयोग का गठन करेंगे या क्या सिफारिश करेंगे? अगर सिफारिश की तो उनके ही लोग उस वेतन आयोग में होंगे और वो जरूरी नहीं कि कर्मचारियों को सम्मानजनक उनके काम के बदले जो वेतन होना चाहिए उतना वो वेतन की सिफारिश करेंगे। तो साथियों, ये बड़ी ज्वलंत और गंभीर समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी उन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल, पूरी तहसील में एक हाई सेकेंडरी स्कूल को उन्होंने सीएम राइज स्कूल नाम दिया है और बढ़िया पूरे तहसील के टॉप लेवल के शिक्षक थे, उच्च गुणवत्ता वाले हायर एजुकेट थे, उनको सीएम राइज हाई सेकेंडरी स्कूल में स्थापित कर दिया और सारे तहसील के क्लास सारे खाली हो गए, टीचर है ही नहीं उनके ग्रामीण क्षेत्र में। और फिर ये तो हो गई हाई सेकेंडरी स्कूल की बात। मिडिल स्कूल में उन्होंने श्री पीएम राइज स्कूल खोल दिया, श्री पीएम। तो मिडिल स्कूल में भी सारे जो छोटे मोटे स्कूल है दूर दराज के सब बंद कर दिए और एक मिडिल स्कूल कर दिया, उसको नाम दिया श्री पीएम राइज स्कूल। पीएम राइज और सीएम राइज ये दे दिया, तो ग्रामीण क्षेत्र के सारे स्कूल बंद हो गए। और इसका निर्णय 2015 में ले लिया गया कि जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग है वो सारी की सारी प्राइवेट क्षेत्रों को, रोड साइड के, तो करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग बनी है और जमीन है वो सारी की सारी प्राइवेट क्षेत्रों को दे दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति और दूसरे पहले जो राइट टू एजुकेशन में 25% जो गरीब वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, टॉप लेवल के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने का प्रावधान है। तो उसमें आम गरीब लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं, उसमें कौन जाते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे, वो जो 25% है वो आर्थिक कमजोरी के नाम से लोग बच्चे जाते हैं और उनका भुगतान स्कूल भी आरएसएस के लोगों का है, प्राइवेट स्कूल, और उसमें सरकार के मद से 25% बच्चों का फीस गवर्नमेंट से वो ले लेते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ा भयंकर मुद्दा है। इन मुद्दों का प्रचार और प्रसार समाज में करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में सशक्त और मजबूत लोकतंत्र की कल्पना की थी। आज हम देखते हैं कि भारत में सशक्त और मजबूत लोकतंत्र नहीं है। सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो साथियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। इन समस्याओं की वजह से विपक्ष नहीं है, विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष के साथ गठजोड़ कर लिया है। इसी कारण आज हमको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा। वाम से भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की भूमिका में है। तो साथियों, इन सब ज्वलंत समस्याओं के विषय में आप समाज को जागृत करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ
मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय पीएन सोलंकी साहब, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्य निवासी बहुजन कर्मचारी संघ नई दिल्ली से आपने विषय के संदर्भ में बात रखी। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर डॉक्टर मगन ससाने साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बामसेफ नई दिल्ली। आप मंच पर आए और विषय के संदर्भ में बात रखे। जिन साथियों को इस सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निधि सुपुर्द करना है, उनसे अनुरोध है कि कृपया वो मंच के दाहिनी ओर आकर खड़े हो जाए। साथियों, मान्यवर मंच पर विराजमान मेशरम साहब, डिग्निटरीज ऑन द डायस और डिग्निटरीज इन फ्रंट ऑफ डायस, साथियों, आज का जो सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखा है, ये सब्जेक्ट नई शिक्षा नीति के संदर्भ में है और दूसरा जो सब्जेक्ट है, शिक्षा के माध्यम से जो सर्विसेज का निर्माण हुआ, नौकरियों का निर्माण हुआ, उनके माध्यम से हमारे लोगों के पास सैलरी आई और रिटायर होने के बाद पेंशन भी आई। तो इसके संदर्भ में ये सब्जेक्ट है। शिक्षा और हमारी जो बहुजन अर्थव्यवस्था है, ये इस पर निर्भर है। साथियों, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। जब तक हम शिक्षा का पर्पस नहीं समझेंगे और शिक्षित होने के बाद हमें जो नौकरियां मिली, सैलरी मिली, इसके पीछे भी पर्पस है। तो शिक्षा का क्या पर्पस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई, शिक्षा से ही हुई और खास तौर में भारत में प्रतिक्रांति भी हुई तो शिक्षा से ही हुई है। तो शिक्षा ये केवल शिक्षा नहीं है, एक हथियार है। शिक्षा एक हथियार है। तो ये जो पर्पस है, हमारे महापुरुषों ने हमको शिक्षा क्यों दी, ये हमें समझना होगा। और उसी शिक्षा को ब्राह्मणों ने क्यों खत्म किया, फिर ये बात हमें समझ में आएगी। पर्पस होता है, जैसा हमारा पर्पस है, हमारे महापुरुषों का पर्पस है, बिल्कुल उसी तरह हमारे दुश्मनों का भी पर्पस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा से क्रांति होती है और गलत शिक्षा से प्रतिक्रांति होती है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है।
क्योंकि शिक्षा से समाज के अंदर विचारधारा एस्टेब्लिश होती है, केवल शिक्षा से। और विचारधारा से जनमत बनता है। तो इसलिए इस संदर्भ में बाबा साहब आंबेडकर शिक्षा के संदर्भ में कहते हैं, बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि शिक्षा क्या है। टू मोरलाइज एंड टू सोशलाइज माइंड्स ऑफ द पीपल। बहुत गहरी बात है ये। मोरलाइज, टू डेवलप ए मोरल कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप शिक्षित नहीं हो। आप शिक्षा हो, लेकिन अगर आपके पास मोरल कैरेक्टर ही नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो। मोरल कैरेक्टर एंड टू द सोशलाइज, शिक्षा है लेकिन आपका माइंड सोशलाइज नहीं हुआ, आप जानवर के बराबर हो। तो इसलिए टू मोरलाइज एंड सोशलाइज माइंड्स ऑफ द पीपल। दूसरी बात, शिक्षा के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। शिक्षा साधारण नहीं है। डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं, यू हैव टू कल्टिवेट द माइंड्स ऑफ द पीपल। कल्टिवेट द माइंड। आपका दिमाग, आपका मन प्रो डेमोक्रेटिक निर्माण करना, यह शिक्षा करती है। अगर डेमोक्रेसी के विरोध में माइंड तैयार किया, जैसा ब्राह्मणों ने किया, तो डेमोक्रेसी खत्म करने का भी माइंड ही करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और जो शासन करता होता है उसको लोगों ने किस तरह विचार करना चाहिए, वो उसकी शिक्षा देता है। ब्राह्मणों को किस शिक्षा में फायदा है, उसी तरह वो शिक्षा देता है, देना चाहता है। उसी तरह किस तरह का माइंड बहुजन समाज का चाहिए? रिलीजियस माइंड चाहिए, अनसाइंटिफिक माइंड चाहिए, तभी ब्राह्मणों का फायदा होगा। ये ब्राह्मण कर रहा है। अभी नई शिक्षा नीति में क्या है? जैसा सिद्धांत है, प्रतिक्रांति, जब मौर्य साम्राज्य के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, और उसका नाम पुष्यमित्र शुंग का दोस्त का नाम क्या था? वो रामदेव बाबा, पतंजलि, जो नालंदा विद्यापीठ में शिक्षा ले रहा था। वो सिद्धांत क्या है? उस वक्त ब्राह्मणों का सिद्धांत क्या था? बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म सत्ताने राज्य सत्ता येते, राज्य सत्ताने अर्थ सत्ता येते, आणि माणसाला गुलाम करता येतं। शिक्षा, धर्म सत्ता से राज्य सत्ता आती है, राज्य सत्ता से अर्थ सत्ता आती है, और बहुत मुझे नहीं लगता ये पतंजलि का सिद्धांत है। मैं जब सोचता हूं, मुझे नहीं लगता, ये तो बुद्धा का सिद्धांत मुझे लगता है। कैसे?
बुद्धा ने धर्म तो नहीं कहा, धम्म कहा। धम्म सत्ता से राज्य सत्ता आती है और राज्य सत्ता से अर्थ सत्ता आती है। बुद्धा का सिद्धांत है पतंजलि के पहले, और हो गया। सोने की चिड़िया भारत बन गया, धम्म सत्ता से सोने की चिड़िया भारत बना। अर्थ सत्ता 33% जीडीपी, कोई गुलाम नहीं। ब्राह्मणों ने इसका उल्टा किया, धम्म को धर्म में कन्वर्ट किया और कब्जा किया। तो शिक्षा का संबंध आइडियोलॉजी से है और इस आइडियोलॉजी का प्रचार और प्रसार ब्राह्मण इस माध्यम से करता है। गलत शिक्षा, गलत परिणाम। शिक्षा है तो ही प्रतिनिधित्व निर्माण होता है, बगैर शिक्षा के प्रतिनिधित्व निर्माण नहीं होता। तो शिक्षा खत्म हो गई, प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, तो हमारी गुलामी आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो हमारी गुलामी परमानेंट हो जाएगी। दूसरा सब्जेक्ट पेंशन का जो सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था शिक्षा दोनों को अगर दोनों मजबूत है तो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो तो यही लोग कर सकते हैं ना। नेतृत्व खत्म हो जाएगा। तो हमारे महापुरुषों का जो दृष्टिकोण है शिक्षा देने के पीछे क्या है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कानून बनाकर हमें शिक्षा खत्म किया। कानून बनाकर हमारे महापुरुषों ने कानून बनाकर हमें शिक्षा दिया और प्रतिनिधित्व दिया। एक कानून है, जिसका राज होता है वही कानून बनाता है। आज क्या है, जो संवैधानिक हक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, वो ब्राह्मणों ने शिक्षा खत्म किया और हमें जो परमानेंट गुलाम बनाने की जो ये व्यवस्था है ब्राह्मण कर रहा है। अगर ऐसा उनका पर्पस है तो हमें क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन है शिक्षा से और नौकरी से समाज में गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का निर्माण होता है। गैर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का निर्माण होता है। जैसे हम है और आप है, वो आर द नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। और ये नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन बना के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल करता है, जो आज हम नहीं कर सकते। करना चाहिए, लेकिन हम आज उस लेवल तक नहीं पहुंचे, आने वाले समय में पहुंचे। तो ये हमें करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द रोल ऑफ नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी जो नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो निर्माण हुए हैं शिक्षा के माध्यम से, इनकी जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाते, इसलिए समस्या है। और आज तो ब्राह्मणों ने नॉन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव खत्म ही किया, मामला एक रफा दफा करते। तो ये बहुत हमारे सामने चुनौतियां है और हम इस चुनौती का जरूर सामना करेंगे और सभी की ये जिम्मेदारी है। उसमें आप सब साथ सहयोग देंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही रुकता हूं। धन्यवाद। जय मुरली। धन्यवाद।